नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ अहम मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है नई कृषि तकनीकें और डिजिटल सेवाओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने। उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा कि किसान की आय और जलवायु लचीलेपन को बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह नई कृषि तकनीकों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दे रही है। प्रिसिजन फार्मिंग यानी सटीक कृषि, जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और सतत फसल पद्धतियों का समर्थन करने के लिए शुरू की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है, और दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए फार्म एडवाइजरी ऐप, डेटा प्लेटफॉर्म और रिमोट सेंसिंग टूल जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार किस प्रकार किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों की आय और जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए कृषि तकनीकों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। जैसे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित है। सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना रासायनिक उर्वरकों के युक्तिसंगत उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देती है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के साथ अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने की स्थिति में फसल हानि क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके व्यापक बीमा कवर करती है। कृषि मशीनीकरण उप मिशन वर्ष 2014-15 से तमिलनाडु राज्य सहित राज्य संघराज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। SMAM अब केंद्र प्रायोजित समग्र योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य कस्टम हायरिंग सेंटर को बढ़ावा देने, उच्च तकनीक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों को हब बनाने, विभिन्न कृषि उपकरणों का वितरण करने और प्रदर्शन और क्षमता सृजन गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों को जागरूक करके वंचित हितधारकों तक पहुँचाना है, जिसके तहत महिला किसान सहित लघु और सीमांत किसानों को केंद्र में रखते हुए उन्हें मशीनीकरण के लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2025-26 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को 9,404.47 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि जारी की गई है और व्यक्तिगत किसानों को सब्सिडी पर 21,61,202 मशीनें वितरित की गई हैं। साथ ही 27,554 CHC, 646 हाईटेक हब और 25,608 FMB स्थापित किए गए हैं। इन पहलों के परिणाम स्वरूप विभिन्न कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध फार्म पावर की मात्रा 2013-14 में 1.73 किलोवाट प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2018-19 में 2.49 किलोवाट प्रति हेक्टेयर हो गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 11 अक्टूबर 2025 को 100 जिलों में औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरांत भंडारण को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। ये योजना 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी के समन्वय के माध्यम से 100 DDKY जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने किसानों के हित के लिए देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। जैसे डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत सरकार कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की परिकल्पना करती है, जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णयन सहायता प्रणाली, एक व्यापक सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोफाइल मैप और केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई अन्य IT पहलें, ताकि देश में एक मजबूत डिजिटल कृषि इकोसिस्टम को विकसित किया जा सके। इससे किसानों के लिए नवीन डिजिटल समाधानों को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें विश्वसनीय बनाया जाएगा। फसल संबंधी जानकारी सभी किसानों को समय पर उपलब्ध होती है। एग्रीस्टैक DPI में कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 मूलभूत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस शामिल हैं, अर्थात जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप,
बोई गई फसल रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री ये सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाए और अनुरक्षित किए जाते हैं। ये किसान की पहचान, भूमि और उनकी फसलों के लिए एक विश्वसनीय स्रोत स्थापित करता है। किसान आईडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद, ऋण वितरण, इनपुट वितरण और आपदा राहत के सुचारू एकीकरण को सक्षम बनाती है। 4 फरवरी 2026 तक देश में 8.48 करोड़ से अधिक किसान आईडी जारी किए जा चुके हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण ने फसलों की प्लॉट लेवल विजिबिलिटी और विभिन्न सीजन में बुआई के पैटर्न का बेहतर अनुमान लगाने में सहायता की है, जिससे खरीद, इनपुट आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स के साक्ष्य आधारित योजना बनाने में सहायता मिलती है। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली एक जियो स्पेशल मंच है जो कृषि नियोजन और निर्णय लेने में सहायता के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करके सैटेलाइट इमेजरी, मौसम, मिट्टी और फसल के आंकड़ों को एकीकृत करता है। ये फसल, मौसम और मिट्टी पर लक्षित परामर्श उपलब्ध कराने के लिए एक विश्लेषणात्मक मंच वेब पोर्टल के रूप में कार्य करता है। किसान ई मित्र एक ध्वनि आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित चैटबॉट है, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित किसानों के प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता के लिए विकसित किया गया है। ये समाधान 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में सहायता के लिए विकसित हो रहा है। वर्तमान में ये औसतन प्रतिदिन 8,000 से अधिक किसानों के प्रश्नों का समाधान करता है और अब तक 95 लाख से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली जलवायु परिवर्तन के कारण उपज की हानि से निपटने के लिए राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली फसलों में कीटों के संक्रमण का पता लगाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग कराती है, जिससे स्वस्थ फसलों के लिए समय पर हस्तक्षेप संभव हो पाता है। ये उपकरण, जिसका उपयोग वर्तमान में 10,000 से अधिक कृषि विस्तार कार्यकर्ता कर रहे हैं, किसानों को कीटों की इमेज लेने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें कीटों के संक्रमण से बचाया और फसल हानि को कम करने में सहायता मिलती है। वर्तमान में ये 65 फसलों और 400 से अधिक कीटों को कवर करता है। सीड ऑथेंटिसिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, साथ ही ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो पूरे भारत में बीज उत्पादन, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, वितरण और ट्रेसेबिलिटी के समग्र प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। इस प्रयास के तहत एक राष्ट्रीय बीज ग्रिड स्थापित किया जाता है जो सभी बीज हितधारकों को एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के भीतर एकीकृत करता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है एनएसएपी के अंतर्गत लाभार्थियों से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े, शांभवी, राजेश वर्मा और डॉक्टर दगुबाती पुरंदेश्वरी ने। इन सांसदों ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि वर्ष 2020 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के प्रत्येक घटक के तहत लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है। एनएसएपी पेंशन के भुगतान नहीं होने या देरी से संबंधित आधिकारिक पोर्टल या हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज की गई और हल की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। एनएसएपी के तहत आधार लिंकिंग, बैंक खाता सीडिंग और शिकायत निवारण तंत्र के विस्तार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या सरकार समग्र सहायता के लिए एनएसएपी लाभार्थियों को PMJAY उज्ज्वला योजना या PM गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं को PM से जोड़ने पर विचार कर रही है। अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 3,09,000 BPL लाभार्थियों को लाभान्वित करता है, जिसमें प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के लिए लाभार्थियों की संख्या पर योजनावार अधिकतम सीमा निर्धारित है। एनएसएपी दिशा निर्देशों के अनुसार एनएसएपी योजनाओं के कार्यान्वयन, लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन, लाभार्थियों को पेंशन का वितरण, पेंशन रोकना और लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन की जिम्मेदारी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से अब तक कुल 2,249 शिकायतें पिछले वित्तीय वर्ष से अग्रेषित 1,011 शिकायतों सहित प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 30 जनवरी 2026 तक 2,178 का निपटान कर दिया गया है। एनएसएपी के तहत एनएसएपी दिशा निर्देशों में निर्धारित दिव्यांगजनों को पेंशन के रूप में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले वृद्धों, विधवाओं और 200 रुपए से 500 रुपए प्रतिमाह तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और जीविकोपार्जन व्यक्ति की मृत्यु के मामले में शोक संतप्त परिवार को 20,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाती है। निधि जारी करने के लिए पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। संबंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों को वितरित की जाती है। PFMS के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड में पेंशन वितरण के लिए एक वेब आधारित पेंशन भुगतान पोर्टल NSAP PPS यानी पेंशन भुगतान प्रणाली को एंड टू एंड डिजिटल टूल के रूप में क्रियान्वित किया गया है।
एनएसएपी के तहत 90% से अधिक पेंशन वितरण डीबीटी मोड के माध्यम से होती है। वर्तमान में लाभार्थियों के आधार नंबर एनएसएपी पीपीएस पोर्टल में दर्ज किए गए हैं। लगभग 91% एनएसएपी के तहत पेंशन से संबंधित शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और संबंधित अधिकारियों द्वारा समयबद्ध समाधान के साथ किया जाता है, ताकि समय पर निवारण सुनिश्चित किया जा सके। एनएसएपी दिशा निर्देशों में एनएसएपी के साथ विभिन्न करीबी दूर करने वाले कार्यक्रमों के अभिसरण का उल्लेख है, ताकि पेंशन सहायता के अलावा पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और अन्य सामाजिक सहायता उपायों तक पहुंच प्राप्त हो सके। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद मुहिबुल्लाह ने। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने पिछले 1 दशक के दौरान स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के परिणामों जैसे कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैटरी, रक्षा, अंतरिक्ष और क्वांटम कंप्यूटिंग की समीक्षा की है? अगर हाँ, तो ऐसी समीक्षा के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? स्टार्टअप इंडिया के अगले चरण के तहत डीप टेक उद्यमिता को बढ़ावा देने, घरेलू अनुसंधान और विकास को मजबूत करने और विदेशी टेक्नोलॉजी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए किन नीतिगत उपायों, प्रोत्साहनों और समय सीमाओं का प्रस्ताव किया गया है? इस सवाल का जवाब दिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। सरकार ने नवप्रयोग स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की। 19 जनवरी 2019 की अधिसूचना 127A के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत इकाइयों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार के निरंतर प्रयासों से स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है और रोजगार सृजन हुआ है। 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार कुल 2,07,135 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 19,09,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कुल कंपनियों में से 14,400 से अधिक स्टार्टअप्स को एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी हार्डवेयर यानी सेमीकंडक्टर सहित जैसे सेक्टरों और उद्योग के क्षेत्रों में मान्यता प्रदान की गई है, जिन्होंने 1.25 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। ऐसी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कंपनियों स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को फंडिंग के अवसर उपलब्ध कराने और उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। सरकार की 3 प्रमुख स्कीमों स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम से भी लाभान्वित हुई हैं। एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया है और इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों को पूंजी प्रदान करता है, जो आगे स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और स्पेस टेक क्षेत्रों में सहायता प्राप्त AIF ने 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार 48 स्टार्टअप्स में लगभग 916.49 करोड़ रुपए का निवेश किया है। SISFS इंक्यूबेटरों के माध्यम से प्रारंभिक स्तर के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। SISFS 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। विशेष रूप से एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर सहित सेक्टर और उद्योग क्षेत्रों में चुनिंदा इंक्यूबेटरों ने 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार 406 स्टार्टअप्स को लगभग 73.4 करोड़ रुपए का अनुमोदन प्रदान किया है। CGSS को पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को ऋण वित्त पोषण में सक्षम करने के लिए लागू किया गया है। CGSS का संचालन राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है और ये 1 अप्रैल 2023 से संचालित है। विशेष रूप से एरोस्पेस और रक्षा सेक्टर उद्योग क्षेत्र में 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार स्टार्टअप ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए लगभग 68.30 करोड़ रुपए की राशि के 14 ऋणों को गारंटी प्रदान की गई है। इसके अलावा समग्र सरकार आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैटरी, रक्षा, अंतरिक्ष और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों सहित डीप टेक उद्यमिता को बढ़ावा देने, घरेलू अनुसंधान और विकास और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालय से जुड़े कई अहम विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है नए समुद्री कानूनों के अधिनियमन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा कि नए समुद्री कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति और प्रारंभिक परिणामों का आकलन करने के लिए अपनाए गए निगरानी या समीक्षा तंत्रों का ब्यौरा क्या है।
इस सवाल का जवाब दिया पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि नव अधिनियमित कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने के क्रम में एक गहन और व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें पोत स्वामियों, प्रचालकों, नाविक संघों, प्रशिक्षण और शिक्षा निकायों, वर्गीकरण सोसाइटियों, पत्तन और राज्य समुद्री बोर्डों, पोत प्रबंधन और अपतटीय सेवाओं, तटीय, अंतर्देशीय और नौकायन जलयान क्षेत्रों जैसे संघों, विधिक विशेषज्ञों और संबंधित सरकारी विभागों सहित सभी संबंधित हितधारकों को सम्मिलित किया गया है। अधिनियमों, कानूनों, नियमों की समीक्षा एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो हितधारकों से प्राप्त इनपुट, सुझावों, शिकायतों के साथ इस क्षेत्र में शोधकर्ताओं, विश्लेषकों और विशेषज्ञों की अनुशंसा पर आधारित होती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंखला ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, सौर और पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में क्या प्रगति हुई है, ग्रिड स्थिरता और भंडारण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, इसका जलवायु प्रतिबद्धताओं में क्या योगदान है। इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक आरआई क्षमता के एकीकरण के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए एक योजना प्रकाशित की थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय लगभग 44 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे 10 राज्यों में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 500 गीगावाट से आगे 333.6 गीगावाट की निकासी के लिए आरई संभावित क्षेत्र घोषित किए हैं। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम शुल्कों में छूट, बैटरी ऊर्जा भंडारण टेक्नोलॉजी की खरीद और उपयोग के लिए दिशा निर्देश, पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं के विकास के लिए दिशा निर्देश, पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करने के लिए बजटीय सहायता, ईएसएस से सहायक सेवाओं के लिए सीईआरसी विनियम 2002। दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 135.81 गीगावाट और पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 54.51 गीगावाट है। ग्रिड स्थिरता और भंडारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भी कई उपाय किए हैं, जिसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। आरई संयंत्रों द्वारा इन विनियमों के अनुपालन को राष्ट्रीय ग्रिड को कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्शन प्रदान करने से पूर्व सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी और ग्रिड इंडिया क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित किया जाता है। भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में देय अनिवार्य किया गया है और आरई संयंत्र आकस्मिकताओं के मामले में प्राथमिक और द्वितीयक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में हिस्सा ले। वोल्टेज में उतार चढ़ाव के मामले में ग्रिड स्थिरता जनरेटर से प्राप्त प्रतिक्रियाशील विद्युत सहायता पर निर्भर है। स्टैटिक, सिंक्रोनस कंपेंसेटर और सिंक्रोनस कंडेंसर्स जैसे विद्युत उपकरण ग्रिड को गतिशील रूप से अलग अलग रिएक्टर्स सहायता करते हैं। आरई समुद्र क्षेत्रों में आरई उत्पादन के वास्तविक समय के पूर्वानुमान, कार्यक्रम निर्धारण और निगरानी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना। भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को प्रस्तुत अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुसार गैर जीवाश्म स्थापना लक्ष्य इस तरह से हैं। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से 5 वर्ष पूर्व ही वर्ष 2025 में ही पूरा कर लिया गया है। 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार देश में 513.73 गीगावाट की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता में 258.01 गीगावाट शामिल है, जो कुल स्थापित क्षमता का 51.93% है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निजीकरण से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद संतोष कुमार पी ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि चालू वित्त वर्ष में देश के प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र या सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है। क्या सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख में निजीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने का कोई प्रयास किया है? ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन सहित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की है। हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को
उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए, जिसमें मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना या नई सुविधाओं की स्थापना करना शामिल है, आवश्यकता आधारित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये एक विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया के माध्यम से और राज्य संघराज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा अपने समग्र संसाधन दायरे के भीतर अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में दिए गए प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। देश के प्रत्येक राज्य संघराज्य क्षेत्र में पीपीपी मॉडल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विवरण संबंधित राज्य संघराज्य क्षेत्र द्वारा प्रबंधित और अनुरक्षित किया जाता है। एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए वार्षिक रूप से सामान्य समीक्षा मिशन आयोजित किए जाते हैं। सीआरएम की विभिन्न रिपोर्टों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध है, जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्तरों पर स्वास्थ्य परिचर्या में सार्वजनिक निजी भागीदारी की समीक्षा की गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य परिचर्या में प्रभावी सार्वजनिक निजी भागीदारी की प्रमुख विशेषताओं और उपायों की पहचान करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर उपलब्ध साक्ष्यों का आकलन करना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों और सीमाओं को समझना था। इस अध्ययन में 2005 से 2020 की अवधि के दौरान विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और डेटाबेस से भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र अध्ययनों सामग्रियों की माध्यमिक डेटा समीक्षा शामिल थी। रिपोर्ट के लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसी के साथ प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।